Hello friends, welcome again. In this video, we are going to discuss few more questions. Let us start. First question is related to the sovereign gold bond. तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी 2-3 साल पहले, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो उससे रिलेटेड है. स्टार्ट करते हैं. सेशन लंबा हो सकता है. These are government securities denominated in grams of gold. These are government securities denominated in grams of gold. This is correct. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये स्कीम लाई गई थी क्योंकि हमारा जो फिजिकल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड हम सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया आफ्टर चाइना. सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया चाइना के बाद में. तो इसके कारण हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा. तो वो हमारा कैपिटल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में चला जाता है. तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड स्कीम लाई गई थी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. इसके अंदर क्या है, ये बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट. जैसे कि आप इसमें कुछ बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे जिसमें आपको मान लेते हैं 100 रुपये का गोल्ड खरीदना है. तो उसमें क्या है, आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो वैसे ही आपको एक इसमें बॉन्ड खरीदोगे और जो बॉन्ड की वैल्यू होगी वो गोल्ड की वैल्यू के बराबर होगी. ठीक है, तो ये पेपर में होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड होगा. ठीक है, बॉन्ड. तो इसका जो बॉन्ड का प्राइस होगा वो मार्केट के प्राइस पे, मार्केट में जितना गोल्ड का प्राइस होगा उसी के अनुसार इसका प्राइस वेरी करेगा. सो ये 100 रुपये का फिजिकल गोल्ड और 100 रुपये की जो आप सिक्योरिटीज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे वो दोनों सेम होगा, उनका प्राइस सेम होता है. इस पर क्या है फ़ायदा, क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलता है. और जब इसको रिडेम्पशन करते हैं, रिडीम करते हैं, तो इस पर क्या है, मार्केट वैल्यू का जो उस टाइम पे मान लेते हैं ये पहले अप्रैल में ख़रीदा गया था, अप्रैल 2022 में ख़रीदा गया था. तो मेरे को उसको वापस करना है कब, जून में करना है या जुलाई में करना है, जून में करना है. तो मेरे को जो प्राइस मिलेगा वो जून में गोल्ड का प्राइस है ना मार्केट में, वो प्राइस मेरे को इस पर मिलेगा. ठीक, तो इसमें क्या है फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें एक्चुअल गोल्ड खरीदना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हम जैसे नकली गोल्ड मिलता है कभी तो उसको स्टोर करने की भी प्रॉब्लम आती है. गोल्ड को कहाँ पे रखेंगे, बहुत सारा गोल्ड होता है. तो इसमें क्या है, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से लेके हम एक पर्सन है वो 4 kg तक इन्वेस्ट कर सकता है इन ए फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बंदा 1 ग्राम से लेके 4 kg तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. तो ये इशू कौन करता है, ये आरबीआई इशू करते हैं. तो दीज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाय RBI on the behalf of Government of India. This is also correct. Investors will receive fixed rate of interest. This is also correct. हमने अभी देखा है ना. ठीक है, थर्ड कहता है कि if the market price of the gold declines, मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड डिक्लाइन होगा तो इन्वेस्टर्स विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कैपिटल लॉस. क्या ऐसा होगा, नहीं. यदि मार्केट प्राइस इनिशियली 100 रुपये का खरीदा था, वो 4 महीने बाद कितने का हो जाए, 90 रुपये का गोल्ड हो जाएगा, तो उसको 90 रुपये का जो मार्केट वैल्यू होगी रिडीम करेगा, तो मार्केट की जो वैल्यू होगी वही मिलेगी. तो ये गलत है. इसका आंसर हो जाएगा 1 इज करेक्ट था. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, तो सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है सी. अब ये देख लेते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, उसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ द गोल्ड, जैसे कि हमने देखा है उनको. तो इन्वेस्टर्स विल पे द इशू प्राइस इन केस में पे करेगा एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड ऑन केस ऑन मेच्योरिटी पे उनको रिडीम किया जाएगा. इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द गोल्ड इंपोर्ट को कम करने के लिए की थी एंड कैन बी यूज एज ए कोलेटर फॉर लोन्स. इस पर लोन लिया जा सकता है, कोलेटर की तरह यूज किया जा सकता है. एलिजिबिलिटी क्या है, ओनली रेजिडेंट इंडियन एंटिटी होगी वो इसके लिए एलिजिबल होगी. इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी होंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये सारे कर सकते हैं. ट्रस्ट भी कर सकते हैं, टेम्पल वाले ट्रस्ट होते हैं वो भी अपने गोल्ड उसमें लगा सकते हैं. ठीक है, वो खरीदेंगे नहीं, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. दैन गोल्ड ETF में क्या होता है, इसमें ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है. गोल्ड बेस्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम देख चुके हैं, तो ये गोल्ड पे होगा. इसमें क्या है, फिजिकल गोल्ड कोई खरीद रहा होगा उसके हिसाब से इसको इशू किया जाता है. दीज आर दोज ETFs विच इन्वेस्ट इन द गोल्ड. ठीक है,
कंपनी इशूइंग द गोल्ड ETF इन्वेस्ट इन द मनी इन द फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करती है एंड कन्वर्ट दिस इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट यूनिट ऑफ पेपर यूनिट। यहाँ पे कंपनी क्या है, इसमें पहले फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करेगी और फिर इसको कन्वर्ट कराया जाता है पेपर यूनिट्स में। तो यहाँ पे ETF इसको इश्यू किया जाता है और मेरे को पैसे लगाना है तो मैं इस ETF में लगाऊंगा। इन्वेस्टर्स क्या है, रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल है, वो ETF में पैसा लगाएंगे तो उसके लिए, पर ETF बेचेगा कौन, कंपनी बेच रही है, कोई कंपनी बेचेगी तो वो कंपनी क्या है, उसके बैक एंड में क्या कर रही है, गोल्ड भी खरीद रही है, तो वो उतना गोल्ड उसके खरीद के रखती है। सो व्हेन ए पर्सन बाइज 10 यूनिट ऑफ ETF, इट इज अकिन टू बाइंग द 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। दीज ETF कैन बी ब्रॉट ऑन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बेचे जा सकते हैं, ठीक है। ओनली सम ETFs आर प्रोवाइड द ऑपरेशन ऑफ रिडेम्पशन, कुछ एक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हमने देख लिया, RBI इशू करती है। दान टाइप्स ऑफ फिजिकल गोल्ड, तो जो सोवरेन गोल्ड है, गोल्ड बॉन्ड इशू RBI करती है, परंतु हम इसको कहाँ कहाँ खरीद सकते हैं, कमर्शियल बैंक से खरीद सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक से खरीद सकते हैं, एंड पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, BSE से खरीद सकते हैं, NSE से खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड इस पर 2.5% का इस पर सर्टेन इंटरेस्ट मिलता है, ये रेट में भी वेरीड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETF विल लीड टू रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ द गोल्ड। तो इसमें इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड का कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, गोल्ड ETF में क्या है, बैकएंड पे उतना ही गोल्ड खरीदा जा रहा है, बैकएंड पे उतना ही गोल्ड खरीदा जा रहा है, जबकि सोवरेन गोल्ड में उतना गोल्ड खरीदा नहीं जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETF विल लीड टू रिडक्शन इन इम्पोर्ट, ये रॉन्ग है। सोवरेन बॉन्ड में करेंगे तब हम क्या है, इम्पोर्ट कम हो जाएगा उसमें। गोल्ड ETF वैल्यू मूव इन्वर्सली विद द प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड। नो, ये डायरेक्टली लिंक्ड है, गोल्ड ETF की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो प्राइस ऑफ द फिजिकल गोल्ड का प्राइस है वो सेम होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है इन्वेस्टमेंट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड विल रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमने देखा था कि उसके कारण क्या है, हम फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट कम कर देंगे तो हमारा क्या है, सोवरेन करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम रिडक्शन होगा, ठीक है, डेफिसिट का रिडक्शन होगा जो। दिस इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ओनली, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गोल्ड ETF इसको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेंड किया जाता है, हमने अभी देख लिया सब कुछ इसके बारे में, ठीक है। सो ये काम कैसे करता है, इसमें फिजिकल गोल्ड सपोर्ट दी गोल्ड एज ए सिक्योरिटी पे बैकएंड में खरीदी जाती है, ठीक है, ये हम सब देख चुके हैं। ऑथराइज पार्टिसिपेंट और मेंबर होते हैं जो गोल्ड ये ETF बेचते हैं। ये जो ETF बेचेगा ना, जो कंपनीज है ETF बेचेगी, वही क्या है, बैकएंड पे क्या कर रही है, गोल्ड उतना ही खरीद रही है जितने का ETF बेची जा रही है। मान ली 100 रुपये का वो हम ETF बेच रहे हैं, तो कंपनी क्या है, वो क्या है, 100 रुपये का गोल्ड खरीदेगी, फिजिकल गोल्ड, ठीक। देन अभी क्या है, सेबी ने गाइडलाइंस दी थी गोल्ड एक्सचेंज बनाने के लिए, तो इंडिया में गोल्ड एक्सचेंज नहीं है उनकी ट्रेडिंग के लिए, तो उसको बनाए गए थे। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, गोल्ड एक्सचेंज में यहाँ पे पहले क्या होगा, जो भी ओनर ऑफ गोल्ड होगा वो अपना मनी क्या है, अपने मनी को कन्वर्जन कराएगा एज फिजिकल गोल्ड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कराएगा, गोल्ड को वो इलेक्ट्रॉनिक EGR में कन्वर्ट कराएगा। फिर EGR क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक, ये ट्रेड की जाएगी इन गोल्ड एक्सचेंजेस पे ट्रेड की जाएगी, ठीक है। तो गोल्ड का जो ओनर होगा वो अपने गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट में कन्वर्ट करा लेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट होगी, ठीक है, जिसमें मेंशन करेगी कितना गोल्ड है, तो फिर इसको ट्रेड किया जाएगा गोल्ड एक्सचेंजेस पे, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विल बी डन, तो कन्वर्जन ऑफ दिस रिसिप्ट इनटू द फिजिकल। तो थर्ड ट्रांचे में क्या हो सकता है, इसको वापस बाद में जो खरीदने वाला होगा ना, जो खरीदेगा तो वो इसको कन्वर्ट करा सकता है, इसको जब ये रिसिप्ट बेच जाएगी, ठीक है, तो उसको जो कोई खरीदेगा ना, तो वो उसको बाद में कन्वर्ट भी करा सकता है फिजिकल गोल्ड में। ये द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अडॉप्टिंग स्टेबल पॉलिसीज टू रिड्यूसिंग दी, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इनमें से कौन सा कैड को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अडॉप्टिंग स्टेबल पॉलिसीज टू अट्रैक्ट द FDI, जितना ज़्यादा FDI कंट्री के अंदर आएगा तो उतना ही क्या है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, ठीक है, दिस इज करेक्ट। द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ IT सेक्टर्स, तो जितना हम पैसा कमाएंगे वो हमारा जो सर्विस में जाएगा उसमें, दिस इज करेक्ट अगेन। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इनविजिबल सर्विसेज वाले ट्रेड में है, जिसमें हमारी अर्निंग होगी तो वो सरप्लस में जाएगा। देन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कम करेगी, ये तो गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B1 और 2 ओनली। इसका आंसर क्या है, 1 and 2 ओनली, A फॉर आगरा। 1 and 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर है A फॉर आगरा। तो क्या है, व्हेन FDI और FPI इन्वेस्टमेंट कम्स इन द कंट्री इट हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स जब इंक्रीज होंगे तो ये भी क्या है, हमारा करंट अकाउंट में डिफिसिट कम होगा। व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द कंट्री देन वन ऑफ द मेजर टारगेट इज एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्री सिक्योरिटी विल इंपैक्ट द कैपिटल अकाउंट, अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो इट इज, ये रिकॉर्ड होता है कंट्री का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको रिकॉर्ड करता है, ट्रांजेक्शन्स को, कंट्री के रेजिडेंट्स या फिर सिटीजन्स के ट्रांजेक्शन को फॉरेन कंट्रीज के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ, जैसे इंडिया के नागरिकों का लेन देन US के साथ होता है, या इसी तरह से सारे देशों के साथ जो हो रहा है तो उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन ईयर, ठीक है। तो इनफ्लोज इसमें पॉजिटिव होते हैं, आउटफ्लो नेगेटिव आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो टाइप होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या करता है, करंट अकाउंट इंक्लूड बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, दैट जितना एक्सपोर्ट कितना करें, एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बराबर होता है, ठीक है। एंड इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होता है तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। सेकंड होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ इनविजिबल में क्या इंक्लूड करते हैं, सर्विस है, इनकम है, डिविडेंड है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ट्रांसफर पेमेंट है, वो इसमें इंक्लूड करते हैं। रेमिटेंसेस, डोनेशन, गिफ्ट। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है, जिसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती है बाद में, यानी कि सीधा वो फ्री में मिल रही है। देन कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, FDI आता है कैपिटल अकाउंट में, FPI आता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आती है, लोन आती है। तो कैपिटल अकाउंट में वो आता है जिसमें हमारी लायबिलिटी होगी, तो जिसको हमें बाद में पे करना पड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसकी लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो FDI, FPI, ECB लोन्स ले रहे हैं हम, तो यानी कि ये सब हमारी लायबिलिटी है, तो ये इसमें आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी, ठीक है। अभी जो क्या है, 17 साल बाद हमारा जो करंट अकाउंट में सरप्लस हुआ था, जनरली हमारा करंट अकाउंट क्या है, जो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं जिसके कारण वो क्या है, नेगेटिव में ही रहता है। तो अभी 17 साल बाद ये पॉजिटिव में रहा था, ये न्यूज़ थी, ठीक है। और 2017-18 के अंदर नेट बैलेंस ऑफ पॉवर्टी 2018-19 के अंदर क्या है, वो नेगेटिव चला गया था, उसके बाद में ये पॉजिटिव है, ठीक है। दान इसमें आप इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है दैट हैज़ बीन नेगेटिव सिंस 1991 रिफॉर्म्स के बाद में ही नेगेटिव है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग में हमने देखा था, इट इज शैडो बैंकिंग का टाइप क्या था, NBFCs। जो NBFCs के लिए ट्रू है वही शैडो बैंकिंग के लिए ट्रू है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है दे बाय एंड लार्ज रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट। यस, दिस इज करेक्ट। तो हमने देखा था NBFC बाय एंड लार्ज दे रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। देयर एक्टिविटीज आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉपर्ली रेगुलेटेड। तो हमने देखा था कि NBFCs के रेगुलेटेड निधि फंड है वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होती हैं, दिस इज रॉन्ग। These are mostly नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, these are mostly नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, शैडो बैंकिंग वाले NBFCs ही हैं। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, तो D फॉर दिल्ली इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैडो बैंकिंग आर लेस ऑपरेटिंग के साथ करते हैं, बाकी NBFC हम लेस लेक्चर में पढ़ चुके हैं सब कुछ। देन इनहांस्ड ईज किससे रिलेटेड है, ये बताना है। इनहांस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इज लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किससे रिलेटेड है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म से, पब्लिक सेक्टर बैंक के रिफॉर्म से रिलेटेड है। RBI लेके आया है, ठीक है। इज 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक के रिफॉर्म से रिलेटेड है। देन द गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक का, हैज इंटीग्रेटेड विद, जो गवर्नमेंट का रिकैपिटलाइजेशन प्लान है उसके अंदर, रिकैपिटलाइजेशन प्लान के अंदर क्या करती है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक से एक बॉन्ड इशू करवाती है, उस बॉन्ड को खरीदती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बॉन्ड एक बॉन्ड इशू करेगा, तो उस गवर्नमेंट इसको खरीदेगी तो इसको पैसा दे रही है, ठीक है, पैसा दे रही है। फिर वही पैसा गवर्नमेंट क्या है, उसके अंदर शेयर्स में लगा देती है एज ए ओनर बन के, वो पैसा गवर्नमेंट PSBs में लगा देती है। इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ईज के 6 पिलर्स हैं, कौन कौन से हैं, 6 के पिलर, ईज के 6 पिलर हैं। RCC UPI, ठीक है। इसको 6 पिलर में बोल रहा हूँ, RCC UPI, ठीक है। R क्या हो गया यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग R, C फॉर क्रेडिट, C फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग R, C फॉर क्रेडिट, C फॉर then it is C for credit customer responsiveness, then U for उद्यमी मित्रा, P for personal, and I for that is inclusion, financial inclusion,
तो ये सारे 6 फैक्टर हैं, इसके आप याद रख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन क्या होता है, जिसमें हम कंप्लेंट करते हैं तो उसके बाद में कोई अथॉरिटी होती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अथॉरिटी होती है। तो अभी आरबीआई लेके आया था इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम थी। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, बेसिकली ये पहले 3 स्कीम आती थी। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है, जो 1995 में लाई गई थी। उसके बाद में एक ओम्बड्समैन स्कीम थी एनबीएफसी के अलग से, वो 2018 में लाई गई थी। दैन ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के एक्ट के अंदर लाई गई थी 2019 के अंदर, ठीक है। ये जो बैंकिंग वाली थी वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आती थी, ये वाली जो थी ओम्बड्समैन एनबीएफसी वाली तो वो आरबीआई एक्ट के अंदर आती थी, और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर आती थी, ठीक है। तो इसके अंदर किसी में भी इनमें फी पे करने की जरूरत नहीं थी। अभी इन तीनों को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, एक नई स्कीम का नाम दिया गया है जिसको नाम बोला गया है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जो इन तीनों ही सेक्टर को क्या है एड्रेस करेगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इट इज एप्लीकेबल टू बैंक एंड एनबीएफसी बोथ, तो इट इज एप्लीकेबल, हमने अभी देखा, ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो आरबीआई विल अपॉइंट द ओम्बड्समैन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर एट ए टाइम। ये अपॉइंट करेगी क्या आरबीआई? आरबीआई विल अपॉइंट ओम्बड्समैन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर एट ए टाइम। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। यहाँ पे 3 ईयर है, 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट करती है। देयर इज अ लिमिट टू डिस्प्यूट वैल्यू दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर द ओम्बड्समैन। क्या यहाँ पे कितने का जो डिस्प्यूट होगा, ओम्बड्समैन क्या होता है, यदि कोई मेरे को बैंक में मतलब बैंक अकाउंट में मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ वो बैंक दिखा नहीं रहा है, ठीक है, तो उसमें मान लें 1000 रुपये की बैंक में जमा कराया मैंने और बैंक कुछ दिखा नहीं रहा है मेरे को, ठीक है, वो बैंक में मान लेते हैं ट्रांसफर ऑनलाइन ट्रांसफर किया वो भी नहीं आ रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन कर तो दिया, वो ट्रांजेक्शन मेरा फेल हो गया है, बाद में नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, मेरी कंप्लेंट करनी होगी, तो वो इसमें किसमें कर सकता हूँ, मैं ओम्बड्समैन को कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें जो बोल रहा है कि ये जो लिमिट है ये डेटा की वो कितनी होगी या नहीं होगी, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, इसमें देयर इज नो लिमिट ऑन दिस, ओम्बड्समैन पे कोई लिमिट नहीं है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 ओनली, ए फॉर आगरा, ठीक है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में लाई गई थी, इन सबको मर्ज कर दिया गया है एक स्कीम के अंदर। दैन तो कॉस्ट फ्री होगा इसके अंदर, ये फ्री होगी टोटल, एंड इफ नॉट रिजॉल्व, इसमें रिजॉल्व नहीं होगी 30 दिन के अंदर, 30 डेज में इसमें टाइम दिया गया है, नॉट रिजॉल्व होगी तो कस्टमर्स कैन अप्रोच, ठीक है, टू, इसमें भी वो दिया गया है, अपलेट मैकेनिज्म भी दिया गया है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, डिस्प्यूट कितना भी लिमिट, नो लिमिट, डिस्प्यूट्स की कोई लिमिट नहीं है जो इसमें एड्रेस कर पाएगा ये दान, ठीक है। तो अनदर फीचर देखते हैं, नो लॉन्गर कंप्लेंट करने की, कंप्लेंट को आइडेंटिफाई नहीं करनी पड़ेगी कौन सी स्कीम के अंदर वो जा रहा है, तो यदि डिफिशिएंसी इन सर्विस है, वन ऑफ द फाइल डिफिशिएंसी इन सर्विस इज वन ऑफ द ग्राउंड जिस पे ये कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, एंड ये बेस्ड है वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्कीम पे बेस्ड है। इसमें एक पोर्टल बनाया गया है, 1 ईमेल एंड 1 एड्रेस दिया गया है जिसमें कस्टमर क्या है अपनी कंप्लेंट दे सकता है। वहाँ पे एक सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ पे आरबीआई चंडीगढ़, आरबीआई की चंडीगढ़ ऑफिस में एक सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ दी कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है आरबीआई का, उसको क्या है एपलेट अथॉरिटी बनाया गया है। तो अब जो ओम्बड्समैन ऑफिसर होगा उसके ऊपर भी एपलेट अथॉरिटी की बात की थी मैंने, तो वो क्या है, यदि कितने दिन में देखा था 30 डेज में कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करता है ओम्बड्समैन, तो वो किसके पास जाएगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंचार्ज है कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन का है उसके पास जाएगी, वो क्या है एपलेट मैकेनिज्म का काम करेगी, ठीक है। ओम्बड्समैन कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई अपॉइंट करता है, ठीक है, एंड 3 साल के लिए अपॉइंट करता है, 3 ईयर के लिए, और इसमें से कंप्लेंट हम फिजिकली भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी कंप्लेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हो गए, कंप्लेंट 30 डेज में ना रिजॉल्व हो तो हम एपलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है। दैन डेफिशिएंसी इन सर्विस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्कीम पे काम करेगी, इसके अंदर सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया आरबीआई चंडीगढ़ के अंदर। दैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंचार्ज होता है आरबीआई का कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का, वो इसका एपलेट अथॉरिटी बनाया गया है, एंड आरबीआई उसके लिए ओम्बड्समैन अपॉइंट करेगी 3 साल के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग है वो केसीसी के रिगार्डिंग है। केसीसी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग इजी एंड चीप मनी टू द फार्मिंग सेक्टर, इसको लाया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है, टाइप कीजिए आप लोग। दिस इज करेक्ट है, इसमें के अंदर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी दिया जाता है, दिस इज करेक्ट। इट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स हाउस होल्ड।
केसीसी के अंदर कंजम्पशन एंड नॉन कंजम्पशन दोनों ही प्रोवाइड किया जाता है, कंजम्पशन प्लस नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। दिस इज अगेन करेक्ट। तो इट इज अवेलेबल टू द ऑनर, कल्टिवेटर, टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर, ये सबको अवेलेबल होती है। दिस इज अगेन करेक्ट। तो तीनों ही करेक्ट है यहाँ पे। तो इट इज अवेलेबल टू द ऑनर, कल्टिवेटर, टेनेंट फार्मर एंड शेयर क्रॉपर, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। सो केसीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट टू सपोर्ट द फार्मर। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, ठीक है। एंड ऑल द फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है, वो सब इसमें आ जाते हैं। इसके अंदर जो है प्रीमियम है वो कौन बेयर करेगा? प्रीमियम बैंक और बरोवर दोनों बेयर करते हैं। बैंक 2:1 में इसको प्रीमियम देना पड़ेगा ना केसीसी के लिए कुछ। तो स्कीम के लिए जो इंश्योरेंस का होता है, इसमें इंश्योरेंस कवर दी जाती है। यदि इसके अंदर पहले देखते हैं, इसके अंदर एक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है किसान को, इसमें लोन दिया जाता है, लोन। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ केसीसी का कार्ड के अंदर इसमें लोन दिया जाता है, और उसके लोन पे के साथ साथ उसको डेथ प्रीमियम परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो उस पर एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है। तो उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बैंक और बरोबर 2:1 में भरते हैं, ठीक है। और इसमें एक एटीएम दिया जाता है किसानों को जिससे वो पैसे निकाल सके। वो एटीएम कौन सा होगा? रुपे कार्ड होगा। इसमें फार्मिंग नीड्स और नॉन फार्मिंग नीड्स दोनों कवर किया गया है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, दैन द प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स एंड फार्म एसेट्स, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर, हाउस होल्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है एक फार्मर्स की, वो भी कंजम्पशन जो खर्चा है उनका खाना पानी का है वो भी इंक्लूड किया गया है। एंड केसीसी इज अवेलेबल एट ऑल इंडियन बैंक। तो ये सारे बैंकिंग सारे बैंक्स पे अवेलेबल है। एनबीएफसीज को लिए अवेलेबल नहीं है। एनबीएफसीज आर नॉट इंक्लूडेड इन केएफसीज। एंड रीजनल रूरल बैंक तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंक्लूडेड है, सारे इंडियन बैंक्स इसमें इंक्लूडेड है, बैंक्स, ठीक है। तो इसमें जो कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है कितने का लोन दिया जाता है केसीसी के अंदर? कोलेटरल फ्री लोन अप टू 1.6 लाख रुपीज दिया जाता है, अप टू 1.6 लाख रुपीज पर फार्मर को दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं होती है। कोलेटरल फ्री लोन ऑफ 1.6 लाख रुपए दिया जाता है। इट इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर ये अवेलेबल होता है, ठीक है। दैन सिंस द लोन ऑफ द केसीसी, तो इसमें जो इफेक्टिव रेट होता है वो 4% पे पड़ता है इसको। 4% पर फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 4% पर एनम। 3% का उसका 7% होता है, तो जिसमें से 3% गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन कर देती है, तो बाकी इसको देना पड़ता है, तो वो 4% नेट देना पड़ता है। तो ठीक है, ये सारा इससे रिलेटेड है केसीसी से। नेक्स्ट, ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट दोनों ही दे देती है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देन द प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन दिया जाता है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट हमने देख लिया। वर्किंग कैपिटल लोन भी दिया जाता है इसके अंदर। डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री सबको लोन दिया जाता है। अलाइड एक्टिविटीज है वो भी इंक्लूड की गई हैं। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी लाइक पंप सेट, स्प्रे सेट, डेयरी फार्मर्स, ये सारे इंक्लूड किए गए हैं। और हमने ये देखा कि इंडिविजुअल, ज्वाइंट फार्मर, ओरल लीज, टीनेट फार्मर, शेयर क्रॉपर सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इवन ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप ऑफ द फार्मर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट इन्वॉल्वड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। हमने देखा था रूरल आरआरबी इंक्लूड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट एनबीएफसीज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो गया। विच कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज द हाईएस्ट शेयर इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट कौन सबसे ज्यादा देता है? वो देते हैं कमर्शियल बैंक, देते हैं सबसे ज्यादा, लगभग 80% ऑफ द लोन्स इज गिवन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, बेल इन क्या होता है? कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेल इन। बेल इन जब कोई कंपनीज जाती है, कंपनी पे कोई संकट में आ जाती है, कंपनी पे कोई संकट आ गया, फाइनेंशियल संकट आ गया, या फिर उसके एनपीए ज्यादा हो गई, तब उसमें बेल इन क्या होता है? उसके शेयर होल्डर इसको बेल इन करते हैं। शेयर होल्डर ही पैसे देके उसको बेल इन कराते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे परिवार में कभी कोई संकट आ जाए तो हमारे घर वाले ही मेंबर देते हैं, मेरे को मेरा भाई पैसे दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? बेल इन हो जाएगा। ठीक है, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो। जबकि मेरे को किसी से लोन लेना पड़े, जो मेरे चाचा ताऊ से पैसे मिलते हैं, वो क्या होता है? बेल आउट मिल जाता है। ठीक है, बेल आउट में क्या है? गवर्नमेंट पैसे देती है, पैसे देकर निकालती है। तो इट इज रेस्क्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय टैक्स पेयर मनी, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसमें क्या है? गवर्नमेंट हो जाएगी तब उसको बेल आउट बोलते हैं। ठीक है, देन रेस्क्यू ऑफ कॉर्पोरेट बाय द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। ठीक है, रेस्क्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय द ऑल इट्स डिपॉजिटर और क्रेडिटर ही करते हैं। दिस इज करेक्ट। इसको जो शेयर होल्डर है वो करते हैं, डिपॉजिटर और क्रेडिटर दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। बेल इन इज, ये हमने देख लिया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसे, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लेके आया गया है, आरबीआई लेके आई थी। एंड सिंस एनपीएस बढ़ रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। ठीक है, वन ऑफ द स्टेप्स।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज अ सुपरवाइजरी टूल फॉर आरबीआई फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन, यानी कि मार्केट डिसिप्लिन, लोन सही कैटेगरी से दे, सही लोगों को लोन दे, तो भगोड़े न भागने जाए लोग पैसे लेके। तो इट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, इट इज अ सुपरवाइजरी टूल ऑफ आरबीआई फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, खुद से। इट अप्लाइज वंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीचेस सर्टेन थ्रेशोल्ड। ये कब अप्लाई किया जाता है पीसीए? तब सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए तभी तो उसको लगाया जाता है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो थ्रेशोल्ड होता है वो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल होता है, एसेट क्वालिटी होता है एंड लेवरेज होता है। इसको आप याद रख सकते हो, एलएसी। जब बैंक एलएसी को क्रॉस कर जाएगा तब वो क्या है, बैंक एलएसी को क्रॉस कर गया तो उस पर क्या है, पीसीए लग जाएगा, पीसीए। ये एनबीएफसी के लिए भी एप्लीकेबल है, एनबीएफसी के लिए भी पीसीए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आंसर इज सी फॉर कलकत्ता, बोथ आर करेक्ट है, सी फॉर कलकत्ता। Next question is which of the following action RBI can take once a bank is declared in particular bank is under the PCA। PCA के अंदर आ जाए तो क्या RBI कौन से एक्शन ले सकता है? PCA के अंदर हमने देखा था कि इस पे LAC पे लग जाएगा, LAC में आ जाए तो उसको PCA लग सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है RBI? प्रॉफिट लैंडिंग, तो इसमें RBI कुछ एक मैंडेटरी एक्शन ले सकता है, दूसरा क्या है, दो तरह से एक्शन ले सकता है, मैंडेटरी है, दूसरा RBI ऑप्शनल होते हैं RBI के लिए। मैंडेटरी में कौन कौन से हैं? जैसे कि कैपिटल को जो किस किस को लोन देना है वो रोक सकता है आरबीआई, दैन फंडिंग या ब्रांच एक्सपेंशन को रोक सकता है, ये सारी बातें रोक सकता है, ठीक है। ऑप्शनल में उसकी मीटिंग्स को रोक सकता है, इसको हम देखते हैं अभी, पहले अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। इट कैन प्रॉफिट लैंडिंग, यस दिस इज करेक्ट। अंडर पीसीए के अंदर ये प्रॉफिट कर सकता है आरबीआई को। सेकेंड, इंक्रीज इन प्रोविजनिंग कर सकता है, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। आरबीआई कैन प्रोवाइड फॉर प्रोविजनिंग इंक्रीज के लिए प्रोवाइड कर सकता है। तो आरबीआई कैन ब्रिंग न्यू मैनेजमेंट और सुपरसीड द बैंक बोर्ड, ये हमने देखा है कि आरबीआई कर सकता है। पीएसबी के लिए नहीं कर सकता है, कमर्शियल बैंक का कर सकता है सुपरसीड, दिस इज अगेन करेक्ट। पीसीए के अंदर आ गया तब उसको कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट की हेल्प से। फोर्थ इज बैंक मर्जर, तो उसका जो मर्जर के लिए भी फोर्स करा सकता है पीसीए के अंदर, यस ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली का आंसर है, ठीक है। सो पीछे तीन पैरामीटर हमने देख लिया, एलएसी हो गए पीछे के तीन पैरामीटर। तो अर्लियर पीसी वाज एप्लीकेबल टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नाउ इट इज एप्लीकेबल टू दी ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एक्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल बैंक बट एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके अंदर नहीं आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आप याद रखोगे कि इसके अंदर पीसीए के अंदर कौन कौन से बैंक नहीं आएंगे, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो दिया हुआ है इसमें। दैन RBI can put the restriction on the branch expansion, distributing the dividend, capping the compendium and the fees management of the director, ठीक है। It may increase the provisioning norm by the bank. Further बैंक में भी स्टेप का न्यू मैनेजमेंट उसको लाने के लिए कर सकता है, RBI मर्जर भी करवा सकता है, ये सारे हमने देख लिए थे, RBI PCA के अंदर करवा सकता है, ठीक है। एंड PCA इज आल्सो एप्लीकेबल टू NBFCs, ठीक है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो RBI क्या है, इसमें कुछ एक मैंडेटरी एक्शन ले सकता है, डिस्क्रिशनरी एक्शन ले सकता है। मैंडेटरी एक्शन हमने देखा था जो कि डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रेमिटेंसेस वाला है, दैन ब्रांच एक्सपेंशन वाला है, एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अदर देन उसको रोक सकता है, टेक्नोलॉजी अदर देन टेक्नोलॉजी वाला, वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंडिचर है उसको भी रोक सकता है आरबीआई, बैंक का जो एक्सपेंडिचर होता है। ये जो स्टेप्स होते हैं वो रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 2, 3 इनके आधार पे होते हैं, जैसे जैसे जिसका रिस्क बढ़ता जाता है उस हिसाब से आरबीआई के स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। तो डिस्क्रिशनरी में गवर्नेंस रिलेटेड है, कैपिटल रिलेटेड है, क्रेडिट मार्केट है, ये सारा देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो उसमें। नेक्स्ट इज कंसिडर दिस सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। तो हमने क्या देखा अभी, किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तीनों के लिए, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, पीसीए। और ये जो है पीसीए है, ये काइंड ऑफ पीसीए किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए पीसीए है। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दिस इज करेक्ट। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क SAF इज एप्लीकेबल टू दिस। तो इट कैन बी इनिशिएटेड इन केस ऑफ सीरियस गवर्नेंस इश्यूज, जबकि हमने देखा है पीसीए के 3 फैक्टर कौन कौन से? LAC है, ठीक है, इसके लिए क्या है? इट कैन बी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क होता है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो बैंक के लिए जो पीसी है वही इसके लिए है, उसका नाम चेंज किया गया है, बस सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है।
तो यस, ये लगाया जा सकता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में इसको किया जा सकता है। इट कैन बी इनिशिएटेड फॉर सीरियस गवर्नेंस इश्यूज। सो बहुत सारे पीएमसीज हैं जो कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें घोटाला हुआ था, तब ये लाया गया था इसके लिए। उसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। अभी देखते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव सुपरवाइजेशन फ्रेमवर्क बैंक, तो 3 पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर भी। तो यही एसएफ के लिए लगाने के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को इनिशिएट करने के लिए आरबीआई, इसके भी 3 पैरामीटर है। कौन कौन से? एनपीए लेवल है, दूसरा है 2 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ लॉस, इट इज बेस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ लॉस, एंड थर्ड इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये तीनों ब्रीच करेगी, इनका सर्टेन थ्रेशोल्ड आइडेंटिफाई किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये इनका जो आइडेंटिफाई करेगी, ये ब्रीच करेगी, तब उसको लाया गया है। इसके अंदर एसएफ में लगा दिया जाएगा। और ये सीरियस गवर्नेंस इश्यूज आ जाए किसी बैंक में, तब भी इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन कैन बी पुट ऑन द डिविडेंड, हमने देख लिया वही जो इसमें जो मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी एक्शन जो आरबीआई लेगा, वो सारे के सारे इसमें लिए जा सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी वर्कड ऑन 3 फैक्टर, एनपीए, 2 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ लॉस एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सीएआर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ठीक। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? जिनका जो नेट एसेट्स हैं, जिनके एसेट मोर देन 2% ऑफ जीडीपी हो, मोर देन 2% ऑफ जीडीपी हो, उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज टू बिग टू फेल। यस, दिस इज करेक्ट। क्या ये सही है? ये सही बात है। इनको टू बिग टू फेल बैंक बोला जाता है, TBTF बैंक, ठीक है। ये इतने बड़े बैंक होते हैं कि इनको गवर्नमेंट फेल होने ही नहीं देगी। फेल हो गए तो इनका बहुत मैक्रो इकोनॉमिक पे बहुत खराब असर पड़ेगा। दे नीड टू मीट द एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, यानी कि जिनका ऐसे 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा है, तो उनको एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। दिस इज करेक्ट आल्सो। द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स शुड बी डिक्लेयर्ड एनुअली बाय आरबीआई। दिस इज आल्सो करेक्ट, आरबीआई डिक्लेयर करता है इनकी लिस्ट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लिस्ट ऑफ द डोमेस्टिक, इट इज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस इज रॉन्ग, एज इट इज डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई। तो आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। So, all the bank under domestic systematically important bank are subject to the additional capital requirement. ठीक है, तो bank whose asset exceed 2% of the GDP are considered this part of this. They are also called as too big to fail. ठीक है, तो गवर्नमेंट इनका रेस्क्यू में आती है जब डिस्ट्रेस में हो, ठीक है। तो ये टू बिग, इनका ये भी माना जा सकता है कि गवर्नमेंट इनको, ये माना जाता है कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट ही करेगी। तो इसके कारण क्या है? मोरल हजार्ड भी हो सकता है, जिसके अंदर क्या है कि ये जानबूझ के ऐसा घटिया लोन दे, ज़्यादा डिलीजेंटली काम ना करें, तो भी क्या है, ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। मोरल हजार्ड का इसमें इशू हो सकता है, सिस्टमेटिक रिस्क का हो सकता है कि मान लें कि गवर्नमेंट वाई आएगी, इनको डिक्लेयर कर दिया तो, ठीक है। इन पे इस 2008 के बाद में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में इनको लाया गया था, आरबीआई इनके नाम डिक्लेयर करती है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के लिस्ट में कौन नहीं है? आपको बताना है, अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। इसमें एक्सिस बैंक है, वो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक नहीं है। बाकी 3 हैं, वो इसके अंदर आते हैं, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक एंड एसबीआई, ये तीनों आते हैं। पहले 2 थे, लास्ट ईयर एक और ऐड किया गया था एचडीएफसी, तो 3 हो गए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, दैन स्मॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज किया गया था? 1955, ठीक। तो इसको भी, ये प्राइवेट बैंक हुआ था तब, तो उसका भी नाम बदला गया था। दैन हमने क्या देखा था? एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, वो भी क्या है? सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट होती है। तो उसका एसेट कितना होती है? 500 करोड़ से, जिसका जो एसेट है 500 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है। तब हम देख चुके हैं कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को भी क्या है? सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज बोला जा सकता है, ठीक है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन किसके लिए लाया गया था? स्केल बेस्ड रेगुलेशन बोला गया था एनबीएफसीज के लिए। दैन हमने क्या देखा है? उत्कर्ष 2022 क्या है, ये आप मेरे को बताओगे। उसके अलावा गार्ड अप्रोच है, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है। किसके लिए है? गार्ड अप्रोच वाज फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए फ्रेमवर्क लाया गया है। गार्ड अप्रोच साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, किसके लिए? कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है गार्ड। दान, ये सब हम देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। ये आरबीआई का बनाया गया है, पेमेंट रिगार्डिंग दी, उसका आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। द फंड विल बी मैनेज बाय आरबीआई, तो ये आरबीआई का फंड है, तो आरबीआई इसको मैनेज करती है। ये कितने का है? 500 करोड़ रुपए का फंड है, जिसमें से 250 करोड़ है, 250 करोड़ आरबीआई देगी, और बाकी 250 करोड़ है वो कौन देगा? बैंक्स देंगे। और दूसरा क्या है? बैंक, और उसके अलावा जो कार्ड नेटवर्क है, इसका काम क्या है?
इसके अंदर क्या है, वो लोग हैं पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज है, वो 3rd टायर से लेके 6th टायर तक जो सिटीज़ हैं उनमें प्रमोट करेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स, क्योंकि वहाँ पे अभी डिजिटल ट्रांजेक्शन कम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज हैं वो कम है। तो ये डिजिटल मशीन्स होती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब अटेम्प्ट कीजिए। द फंड विल बी मैनेज्ड बाय आरबीआई, दिस इज करेक्ट, हमने देखा है। ठीक है, द फंड विल रिसीव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है इसमें, दिस इज रॉन्ग। इट विल स्पेसिफिकली प्रमोट पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड बाय द रिटेलर्स, तो हमने ये देखा है पॉइंट ऑफ सेल मशीन को प्रमोट करेगा, दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। सो ये 500 करोड़ का है, ये फंड आरबीआई ने बनाया है। ठीक है, तो इट विल बी गवर्न बाय आरबीआई। 500 करोड़ का है, जिसमें से कार्ड इशूइंग बैंक आधे कुछ अमाउंट के देंगे, कुछ एक कार्ड नेटवर्क देंगे। कार्ड नेटवर्क कौन से हैं, जैसे कि मास्टर पे है, वीजा है, जो कि ट्रांजेक्शन को क्या है कंट्रोल अप्रूव करते हैं। ये जो वीजा वगैरह है ट्रांजेक्शन को अप्रूव भी करते हैं, हमें क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, ये सब कुछ देते हैं। तो ये टायर 2, 3, टायर 3, 4, 5, 6 के लिए पीओएस मशीन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आरबीआई मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व एज, तो हमने देखा था कि आरबीआई की जो है 4 फंड होते हैं, कैश एंड गोल्ड फंड होता है, सबसे बड़ा होता है, दूसरा होता है लायबिलिटी वाला फंड है। तो उसमें आरबीआई की कुछ इनकम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, जो अर्निंग करते हैं, उसमें आरबीआई किस में इन्वेस्ट करती है, डिपॉजिट विद द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम के साथ इन्वेस्ट करती है क्या, दिस इज करेक्ट। आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व को दूसरे बैंक्स में लगाती है, वहां से इनकम कराती है। तो डिपॉजिट विद फॉरेन कमर्शियल बैंक में भी आरबीआई इन्वेस्ट करती है, डिपॉजिट विद फॉरेन सेंट्रल बैंक में भी लगाती है। ठीक है, तो ये सब में लगाती है आरबीआई, थोड़ा थोड़ा। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। सो आरबीआई इन्वेस्ट इट्स फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, वो उसको 2 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग टाइम, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में लगाती है, सेंट्रल बैंक्स में लगाती है, कमर्शियल बैंक में अपना पैसा लगाती है, फॉरेन बैंक्स में लगाती है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग सोवरेन एंड क्रेडिट बैंक्स में लगाती है पैसा अपना, अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, सब में लगाती है, आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइन ऑफ क्रेडिट, तो इसमें बताना है कौन सा लाइन ऑफ क्रेडिट के रिगार्डिंग क्या सही है। तो इट इज इशूड बाय वन बैंक टू अनदर, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, इट इज इशूड बाय बैंक वन बैंक टू अनदर, दिस इज रॉन्ग। सेकंड आप बताइए, आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज रोक के, इट इज इशूड मैनली इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इट इज अ प्री अमाउंट दैट अ बैंक हैज एग्रीड टू लैंड, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इट इज अ प्री सेट अमाउंट होती है जो बैंक एग्रीड कर जाता है लैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक कंपनी को लोन लेना है, तो बैंक से, तो बैंक को एग्री कर जाता है एक कंपनी को लोन देना है, मतलब 10,000 करोड़ 10,000 रुपये का लोन देना है। ठीक है, तो उसमें से क्या है, ए उस लाइन ऑफ क्रेडिट में से ये 10,000 रुपये का लोन उठा सकता है कभी भी जब चाहे। तो जितना यूज करे, जैसे मान लीजिए उसने 4,000 रुपये ए ने यूज किए, तो वो 4,000 रुपये पे ही क्या है इंटरेस्ट देगा। तो द कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट फॉर विच द लाइन ऑफ क्रेडिट हैज बीन इशूड। इशूड नहीं है, यहाँ पे यूज होता तब ये सही होता, तो यहाँ पे यूज होता तब ये सही होता। तो इसका ये क्या है, जितना यूज करेगी उतने भी इसको इंटरेस्ट देना है। लाइन ऑफ क्रेडिट इज प्रीसेट अमाउंट ऑफ द मनी दैट अ बैंक हैज एग्रीड टू लोन। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, महल चेक से पैसे लेके भाग गया था, उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, क्या ये बैंक गारंटी की फॉर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट? होपफुली आपको पता होगा। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी है ये। ठीक है, दिस इज करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, इट इज एश्योरेंस दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम, दिस इज आल्सो करेक्ट। इट इज एश्योरेंस दैट बायर्स की जो पेमेंट है वो सेलर, बायर्स की जो पेमेंट है वो सेलर टाइम पे दे देगा। ठीक है, इट इज अ लेटर इशूड बाय ए बैंक दैट द बैंक हैज एग्रीड टू लैंड, ये इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं। इट इज अ लेटर इशूड बाय द बैंक दैट बैंक हैज एग्रीड टू लैंड, दिस इज आल्सो करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, बी 1 and 2 बैंक। तो लेटर ऑफ क्रेडिट पहले देखते हैं क्या होता है, ठीक है, फिर अटेम्प्ट करते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में मान लेते हैं एक कंपनी ही बाहर से फॉरेन से कुछ इंपोर्ट कराती है, ठीक है, उसको बी है बायर से इंपोर्ट कराएगी, ठीक है, तो उसको ए को बी को पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये कुछ सामान मंगवाती है यहाँ से, मान लेते हैं लैपटॉप मंगाया है, लैपटॉप इंपोर्ट किए हैं, तो उसके लिए इसको पे करना पड़ेगा।
ये पे मान लेते हैं, इमीडिएटली तो कोई पे नहीं करता है, मान लेते हैं 2 महीने बाद करना पड़ेगा, ठीक है, 2 महीने बाद मान ले पेमेंट करना पड़ता है। तो बी ए को माल तभी भेजेगा, लैपटॉप्स तभी भेजेगा जब उसके पास एश्योरेंस होगी कि ए पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ए पेमेंट करने के लिए कुछ गारंटी देता है, ठीक है। तो वो गारंटी क्या होती है, बैंक के पास जाता है ए अपना बैंक के पास जाता है, वहां से वो बैंक से गारंटी लेता है कि वो इससे पेमेंट कर देगा। नहीं तो क्या है, बैंक ए के बिहाफ पे गारंटी देता है कि वो क्या है, ए पेमेंट कर देगा, नहीं तो मैं बैंक खुद पेमेंट कर देगा। ए यदि पेमेंट नहीं करता है तो बैंक पेमेंट कर देगा, क्योंकि ए के बी के पास अकाउंट है, एसेट्स है, बहुत सारी चीजें देख के ही ये गारंटी देता है बैंक। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है ये बैंक। तो उसको जो गारंटी को क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको, ठीक। तो बैंक, तो ये स्टेटमेंट थर्ड क्या है, इट इज ए लेटर इशूड बाय अ बैंक दैट ए कंपनी हैज एग्री टू लैंड। नहीं, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, बाय ए बैंक टू द बैंक नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये देखो, ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए लेटर फ्रॉम अ बैंक guaranteeing that a buyer payment to a seller will be received on time and for the correct amount. In the event the buyer is unable to make the payment, the bank will require to cover the full or remaining amount of the purchases. उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टीजर लोन। रिगार्डिंग टीजर लोन, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, इट इज अ फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, टीजर लोन क्या होता है, बेसिकली टीजर लोन होता है होम लोन होता है, होम लोन, ठीक है। इसके अंदर होम लोन के अंदर क्या होता है, होम लोन जनरली क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लोन होते हैं, दीज आर लॉन्ग टर्म लोन्स। इसके अंदर टीजर लोन के अंदर क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 से 2% बहुत कम रखी जाती है, बाद में क्या है, मान लेते हैं 1 साल तक, 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। बाद में यानी कि 5 साल के लिए लोन दे रहे हैं या 10 साल के लिए 10 साल के लिए लोन दे रहे हैं, तो पहले 2 साल के लिए ये इंटरेस्ट है इस लोन पे वो बहुत कम रखते हैं, 1 से 2% रखेंगे, बाद में जाके वो बढ़ा देते हैं, 9 से 10% इंटरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इंटरेस्ट वेरी करता है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद में, पहले इनिशियली क्या है, कम रेट पे देते हैं, बाद में इसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है इस लोन पे वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये होम लोन्स होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वाले। अब अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज अ फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट, दिस इज करेक्ट है, ये फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट है, इसमें फिक्स्ड रेट होता है कुछ, बाद में फ्लोटिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स, तो होम लोन्स है, ये बिग टर्म लोन होंगे, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, लॉन्ग टर्म लोन होंगे। These loans are banned by RBI. These are not banned by RBI. These loans are not banned by RBI. Third is wrong. Answer is first, and first is only correct. A for Agra. तो टीजर लोन्स 2009-10 में SBI ने इंट्रोड्यूस किए थे, बाकी मैंने समझा दिया, आप पढ़ सकते हो उससे खुद से। टीजर लोन पे जो इनिशियली कम होता है, फिर बाद में उसको ज़्यादा होता है, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की भी होता है, तो इसके लिए क्या होता है, प्रोविजनिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो टर्म प्रोविजनिंग क्या होती है, ये पता होगा सबको, प्रोविजनिंग का पता ही होता है, तो अटेम्प्ट कीजिए। It is a loss that the bank can occur to the sale of the bad asset. It is a loss that the bank occur on the sale of bad asset. उसको तो हेयर कट बोलते हैं, हेयर कट। ये क्या है, हेयर कट है। बैड एसेट बेच देगी तो उसको हेयर कट मिलेगा, ठीक है। It is the amount of the fund that the bank need to set aside when the loan turn NPAs. This is correct. तो प्रोविजनिंग यही होती है कि बैंक को कितना कुछ फंड रखना पड़ता है। यदि हम कितने का 100 रुपये का लोन लेते हैं, 100 रुपये का लोन बैंक ने दिया है, बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया है, तो उसमें उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 70 रुपये। यदि प्रोविजनिंग PCR 70 का है तो 70 उसमें से 70 रुपये उसको साइड में रखने पड़ेंगे कि नेट एसेट, बैंक की जो नेट एसेट और प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा बैंक का, उसमें से 70 रुपये वो क्या है, 100 रुपये का लोन दे रही है, तो 70 रुपये उसको अलग से रखना पड़ेगा कि ये जब एनपीएस टर्न होगा तो उससे पैसे से काम चला जाए, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ द फंड दैट द बैंक नीड टू सेट असाइड व्हेन द लोन टर्न इनटू एनपीएस, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो प्रोविजनिंग मींस दे टू सेटिंग असाइड ए सेपरेट कीप इसका एक सेपरेट रिजर्व रखा जाता है और प्रोवाइड सम फंड टू कवर अप इट्स लॉसेस देन व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग, ठीक है। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी होता है एक। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या होता है, PCR इज इक्वल टू it is a prescribed percentage of funds to be set aside by the bank for covering the prospective losses due to the bank bad loans, ठीक है। if the provisioning coverage is 70% है for a particular category of loan, then the bank has to keep set aside 70% of those loan out of its profit, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन। तो द टर्म सिक्योरिटाइजेशन रेफर टू विच ऑफ द फ्लोइंग, व्हाट इज इट। तो इसके अंदर सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, अटेम्प्ट कर लीजिए प्लीज। ये होता है पुलिंग एंड रिपैकेजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इसके अंदर जो बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि ईटीएफ के अंदर बहुत सारे क्या है, हम शेयर को क्या है पुल करते हैं। जो कंपनी ऐसी होती है जो परफॉर्म नहीं कर रही होती है, उनके शेयर हम क्या कहते हैं, ईटीएफ में डाल के बेच देते हैं। ईटीएफ में डाल के बेच देते हैं, जैसे भारत 22 हम पढ़ चुके हैं, वो उसके अंदर हम क्या है पूल करते हैं बहुत सारे को। उसी तरह से इसमें क्या है पूल किया जाता है और उनको एक नया ब्रांड नेम से बेचा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। पूलिंग एंड रिपैकेजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज कॉल्ड एज दिस। दैट इज ईटीएफ वाला भी क्या है, एक टाइप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ही है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज प्रोसेस, दो हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे आंसर है। डन। कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कैपिटल एडुकेशन रेशियो इज द अमाउंट दैट द बैंक हैव टू मेंटेन in a form on their own funds to offset any losses that the bank incur if the amount holders fails to repay dues। तो ये वो फंड होता है that the bank has to maintain in the form of their own funds, उनके अपने फंड्स के रिगार्डिंग रखना पड़ता है to offset any loss जो कि बैंक का एनपीए हो जाएगा या फिर टर्न हो जाएगा, बैंक फेल हो जाएगा, तो उसमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। नो, इसमें आरबीआई डिसाइड करता है कितना रखना पड़ता है। तो बेजल थर्ड नॉर्म्स के अंदर ये सब कुछ डिसाइड होता है। बेजल थर्ड नॉर्म्स के अंदर ये सारा डिसाइड होता है कि कैपिटल एडुकेशन रेशियो पे डिपेंड करता है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर आपको पहले पता ही होगी, ठीक है। इसका आंसर ए फॉर आगरा है। तो आरबीआई बेजल थर्ड के अंदर कितना है, 11.5% रहता है। इसके अंदर बेजल वन के अंदर टायर 1 कैपिटल होती है, टायर 1 कैपिटल में कितना होता है, 9.5% होता है। टायर 2 कैपिटल के अंदर कुछ रखना पड़ता है, टायर 2 में कितना होता है, 2% होता है। टायर 2 कैपिटल कितनी होती है, 2%, ठीक है। तो बेजल 3 के बारे में आप अलग से पढ़ना। तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द बैंक कैपिटल टू द इट्स बैंक कैपिटल डिवाइडेड बाय रेशियो रिस्क वेटेड एसेट। बैंक की कैपिटल डिवाइडेड बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट। तो बैंक के जो रिस्क वेटेड एसेट होते हैं उनकी रिस्क का एवरेज लिया जाता है, तो उसे निकाला जाता है। बेजल थर्ड नॉर्म के अंदर 11.5% है, दिस इज करेक्ट। देन एडिशनल टायर 1 बॉन्ड रिगार्डिंग अगला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, तो बताना है 81 बॉन्ड क्या होते हैं, 81 बॉन्ड्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दे आर पार्ट ऑफ द कैपिटल अंडर द बेजल थर्ड नॉर्म्स। तो हमने क्या देखा था, बेजल थर्ड के अंदर क्या है, बेजल थर्ड के अंदर 11.5% के अंदर रखना होता है, 11.5 के अंदर रखना होता है। उसके अंदर टायर 1 कैपिटल होती है, टायर 2 कैपिटल होती है। टायर 1 वाले के अंदर 81 बॉन्ड भी इंक्लूड होते हैं टायर 1 कैपिटल के अंदर। तो दिस इज करेक्ट, दे आर पार्ट ऑफ द कैपिटल अंडर द बेजल थर्ड नॉर्म्स के अंदर उनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो बॉन्ड आपको सभी को पता है, एडिशनल टायर बॉन्ड 1 क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है दीज आर परपेचुअल इन नेचर। तो ये क्या होते हैं, परपेचुअल होते हैं नेचर का, यानी कि इन पे कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, दे हैव नो मैच्योरिटी पीरियड। दिस इज अगेन करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स हैं वो परपेचुअल नेचर के होते हैं, इन पे एडिशनल कोई नो मैच्योरिटी होती है। तो कंपनी इनको जब चाहे, जब कंपनी में जब भी कोई लॉस होता है, तो यदि एसेट्स का उसमें गड़बड़ी जाती है, तो उसमें सबसे पहले ये लोन कंपनी चाहे तो इनको बंद कर सकती है। इस पर इंटरेस्ट रेट पे, इन बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। कंपनी जब चाहे तो इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, जब उनका प्रोविजनिंग है वो सब कुछ बढ़ जाए, तो थोड़ा एसेट खराब चले जाए, एनपीएस बढ़ जाए, तो एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स को कंपनी बंद भी कर सकती है। तो बैंक चाहे तो बंद कर सकता है उनको, कंपनी क्या बैंक, ठीक है। दे आर परपेचुअल इन नेचर, हैव नो मैच्योरिटी, दे कैन बी रिटर्न डाउन इन केस ऑफ द बैंक फेलियर। तो इनको रिटर्न किया जाता है बेस्ट फेलियर में। आरबीआई ने भी पीएमसी को किया था ऐसे, इसलिए न्यूज में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, ठीक है। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स क्या होते हैं, दे हैव सेवरल अनयूजुअल फीचर्स होते हैं विच मेक देम नॉर्मल देम। तो ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, इन पे इंटरेस्ट रेट भी क्या है, ज़्यादा मिलता है, ठीक है। दे आर परपेचुअल एंड कैरी नो मैच्योरिटी डेट एंड दे कैरी कॉल ऑप्शन, यानी कि बैंक उनको कॉल कर सकता है कभी भी, 5 साल 10 साल जब चाहे बैंक उसको कॉल कर सकता है। उन पे केवल इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। कोई इसमें कोई वो नहीं पे किया जाता, प्रिंसिपल अमाउंट बाद में पे नहीं की जाती है।
बैंक इशूइंग द AT1 बॉन्ड कैन स्किप इंटरेस्ट रेट को भी स्किप कर सकता है ऑन अ पर्टिकुलर ईयर और इवन रिड्यूस द बॉन्ड की फेस वैल्यू को भी रिड्यूस कर सकता है, प्रोवाइडेड कैपिटल रेशियो जो हमने देखा था CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसका है वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे जाए तो उसको किया जा सकता है। दीज थ्रेशोल्ड आर स्पेसिफाइड इन दी, जब ऑफर किए जाते हैं ये बॉन्ड तभी उसको स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। तो RBI कहता है कि यदि कोई बैंक पॉइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी है यानी कि उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता है बैंक को, तब इन बॉन्ड को राइट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो इन पे इंटरेस्ट रेट होता है AT1 बॉन्ड पे हायर होता है, ठीक है। एंड ये हम सब कुछ देख चुके हैं। एडिशनल टायर 1 कैपिटल 11.5 का ये हिस्सा होते हैं बेदल नॉर्म थर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक थ्रू रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसे डाले थे, तो वो कैसे डाले थे उसके रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट विल इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ बैंक। तो बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमने क्या देखा था, बैंक की कैपिटल है, बैंक कैपिटल डिवाइडेड बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट, रिस्क वेटेड एसेट, तो यही तो रहा बैंक कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इज इक्वल्स टू CAR, ठीक है। जब गवर्नमेंट पैसे डालती है इसमें, बैंक में कैपिटल डाल दिया, पैसे डाले हैं, तो उसमें क्या है, बैंक की कैपिटल बढ़ गई है तो इट विल इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज करेक्ट। तो गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, दिस इज आल्सो करेक्ट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट बोरो करती है मनी से, बैंक से, दिस इज करेक्ट। गवर्नमेंट विल पुट मनी एज ए क्रेडिटर, नहीं, गवर्नमेंट इसमें डेबिटर की तरह पैसे डालती है। इट विल प्रोवाइड सेफ्टी टू डिपॉजिटर, यस, ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सेफ्टी मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसको देखते हैं, आगे देखते हैं कैसे होता है। तो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट बोरोज द मनी फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से बोरो करती है मनी बाय इशूइंग देम बॉन्ड। तो बैंक गवर्नमेंट क्या है, बॉन्ड इशू करेगी, बॉन्ड इशू करेगी और बैंक से क्या है, पैसे लेगी। फिर वो पैसे क्या है, वही पैसे गवर्नमेंट क्या है, उन्हीं बैंक में क्या है, गवर्नमेंट ऑन करती है बैंक्स को, तो उसमें क्या है, शेयर होल्डर की तरह है, वो पैसे लगाती है और उससे वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिटर की तरह से लोन लगाया जाता है, बॉन्ड्स की तरह। नाउ दिस मनी और कैश गवर्नमेंट विल बी पुट इनटू द कैश ऑन एज ए ऑनर, दिस इंक्रीजेस द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये हमने देख चुके हैं सब, ठीक है। आप पढ़ सकते हो इसको सॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग LRS स्कीम ऑफ RBI, ठीक। तो ये कहता है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल ओनली, नॉट कंपनीज। तो ये इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि कोई भी बंदा वो $2,50,000 $2,50,000 डॉलर बाहर भेज सकता है। जैसे कि हमें स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन के लिए बाहर जाना, अब्रॉड जाना पड़ता है। बाहर में हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन खरीदना चाहें तो वहाँ पे भी खरीद सकते हैं, बाहर से एसेट जैसे कि हमें कुछ मंगवाना है तब भी उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, $2,50,000 पर पर्सन पर ईयर भेज सकता है, ठीक है। एक साल में इतना पैसे हम भेज सकते हैं डॉलर में, ठीक है। तो इट इज़ एप्लीकेबल, इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, कंपनीज के लिए नहीं है एप्लीकेबल है ये स्कीम। दिस इज करेक्ट। इट इज एप्लीकेबल फॉर द करंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों ही के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम जमीन भी खरीद सकते हैं, रेमिटेंसेस भी मंगवा सकते हैं, इसमें सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे कोई रह रहा है तो मेडिकल हेल्थ के लिए भी दे सकते हैं। एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज नॉट परमिटेड इन दिस स्कीम। इसके अंदर क्या है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहाँ से डॉलर खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते इसको। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन दिस लिबरलाइज LRS स्कीम के अंदर। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती है, तो ठीक है। तो फॉरेन, दिस इज आल्सो करेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग हमने देखा है कि अलाउ नहीं है, नॉट परमिटेड इन दिस, करेक्ट। तो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सभी देशों के साथ नहीं भेज सकते हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होते हैं, जो हमने देखा था, देख चुके हैं ऑलरेडी हम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स IR वाले में देख चुके हैं। वहाँ पे अनसेसिटिव जो नॉन कोऑपरेटिंग कंट्रीज होते हैं, यानी कि जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग दे रहे हैं, उन कंट्रीज में अलाउड के नहीं किया जाता है इसको भेजना। तो ओनली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो कंट्री अलाउ, जो कोऑपरेट करते हैं, उनको वहाँ पे कंट्री हम सेंड कर सकते हैं पैसे, ठीक। 2004 में RBI लेके आए थे, इंडिविजुअल को रेमिट और सेंड करने के अलाउ करता है मैंने इसको। 2,50,000 ओवरसीज है, वो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों में ही भेज सकते हैं, ठीक है। एंड तो फॉरेन एक्सचेंज में ये ट्रेडिंग अलाउ नहीं है।